जय हिंद दोस्तों। बैंक का लोन डिफॉल्ट हो गया है। बैंक का क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं पे करा जा रहा। अब बैंक आपके साथ ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकती है? जी हाँ दोस्तों, काफी सारे हमारे भाई हैं, काफी सारे सब्सक्राइबर्स हैं, काफी सारे क्लाइंट हैं जिनका ये सवाल रहता है कि सर मैंने लोन डिफॉल्ट तो कर दिया है, मैंने लोन डिफॉल्ट कर दिया है, या फिर मैं लोन डिफॉल्ट कर तो दूंगा, मेरे पास अब क्षमता नहीं है भरने की, मेरे पास पैसे ही नहीं है बिल्कुल। पहले मेरा व्यवसाय अच्छा चल रहा था, पहले मेरी जॉब अच्छी चल रही थी, अब ना तो जॉब है न व्यवसाय है, मेरे पर मल्टीपल लोन्स हो चुके हैं। एक बैंक का लोन चुकाने के लिए मैंने दूसरे बैंक से लिया, दूसरे बैंक का चुकाने के लिए तीसरे बैंक से लिया, ऐसे कर करके मेरे ऊपर 10 से ज्यादा लोन हो गए हैं। अब बैंक मेरे साथ ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगी? अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, क्या वो रिकवरी एजेंट को भेज के मुझे गाली गलौज करवाएगी? क्या मेरे को जेल हो सकती है? क्या अगर मेरे ऊपर केस होगा तो बेल कैसे लेनी है? उनके कॉल्स को कैसे हैंडल करना है? ऐसा बहुत सारे सवाल है, बहुत ज्यादा ही हमारे भाइयों के सवाल आ रहे हैं। ऐसे ही सवाल है क्योंकि आदमी जब परेशान होता है तो इधर उधर ढूंढता है कि क्या करा जाए, क्या क्या उनके साथ हो सकता है। आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ वीडियो पे, और ये भी बताने वाला हूं कि ये जो ज्यादा से ज्यादा बैंक कर सकता है इसको कैसे खत्म करना है, इसको रोकना कैसे 100%। क्योंकि काफी ज्यादा लोग बता तो देते हैं कि करना बैंक क्या कर सकता है, लेकिन उसे रोकना कैसे, उसे खत्म कैसे करना है। तो भाइयों, सबसे पहले तो मैं आप सबको एक चीज बता देना चाहता हूं कि अगर आपका लोन अभी डिफॉल्ट हो चुका है, आपको एक या 2 महीने ही हुए हैं, या फिर अभी आपका लोन डिफॉल्ट नहीं हुआ है, तो सबसे बढ़िया ऑप्शन आपके लिए ये रहेगा कि आपको सबसे पहले तो बैंक को एक प्रायर नोटिस भेजना चाहिए कि भाई साहब मेरी स्थिति अब ठीक नहीं है, मेरे को परेशानी हो रही है, मेरा व्यवसाय नहीं चल रहा, मेरे जॉब चली गई है, जो भी प्रॉब्लम है उसको वहां पर लिखवा के आपको एक प्रायर नोटिस देना जरूरी है, ठीक है। और प्रायर नोटिस के साथ अगर आप चाहते हो तो एक मॉडिटोरियम लेटर भी भेज सकते हो। ये मॉडिटोरियम लेटर क्या है, आप सभी को पता है कि अगर हम लोग अपना लोन रिस्ट्रक्चर करवाएं तो बैंक चाहे तो वो 2 साल तक अपना आपका लोन रिस्ट्रक्चर कर सकती है। तो आप ये भी कर सकते हो कि आपका जो लोन है वो रिस्ट्रक्चर हो जाए। ज्यादा बैंक तो इसके लिए नहीं मानते, लेकिन कुछ बैंक मान जाते हैं। ज्यादातर सरकारी बैंक इसके लिए मान जाते हैं, और प्राइवेट वाले भी आजकल मानने लगे हैं, क्योंकि उनको भी लॉस होता है। सेटलमेंट करवाते हैं जो, उनको भी लॉस होता है। अगर कोई डिफॉल्ट करता है तो उसमें भी उन लोगों को लॉस होता है। तो सबसे पहली चीज तो आप लोगों को ये करनी चाहिए, एक प्रायर नोटिस और एक मॉनिटोरियम लेटर उनको भेजना चाहिए कम से कम। क्योंकि इससे ये रहेगा कि आदमी ने जो डिफॉल्ट करा है वो कोई ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ के डिफॉल्ट कर रहा है। उसको जो प्रॉब्लम है वो जेन्युइन है, आपने लिखित में दे दी कि भाई साहब मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है, अभी भर नहीं सकता, आप मुझे कुछ महीने का टाइम दीजिए, ये टाइम मांगिए। अगर किसी ने बैंक ने दे दिया तो ठीक है, नहीं देगा तो कोई बात नहीं, है ना। अगर नहीं देगा तो डिफॉल्ट तो होने वाला ही है ना। अब पहली चीज ये क्या कर सकते हैं, मान लेते हैं आपकी ईएमआई है 1 तारीख को, तो ये क्या करेंगे कि 1 तारीख को जो आपका अकाउंट होगा वहां पर नेच लगा होगा, ऑटो डेबिट लगा होगा। अगर क्रेडिट कार्ड होगा तो आपके बिल पे करने का वेट करेंगे, है ना। जैसे ही आप वो पे कर देते हो, अगर सॉरी, जैसे ही आप वो डिफॉल्ट कर देते हो, अगले दिन से 2 तारीख से ही आपको कॉल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। पहले 1-2 दिन तो ऐसा होता है कि आपको जो ऑटोमेटेड कॉल होते हैं वो आते हैं, ठीक है। पहले 1-2 दिन तो आपको ऑटोमेटेड कॉल आते हैं कि भाई साहब ये वही कंप्यूटर का कॉल है, बार बार बजे जा रहा है, बार बार बजे जा रहा है। लेकिन दूसरे दिन से ही आपको बहुत ज्यादा कॉल्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। कम से कम नहीं, अगर मान लो आपके 5 जगह से लोन ले रखा है तो हो सकता है आपको 200 से 500 कॉल तक आ जाए दिन के। जी हाँ, हाँ मेरे कुछ पर्सनल क्लाइंट है, वो भैया बताते हैं कि उनको कम से कम नहीं तो 500-500 कॉल आ जाते हैं। जी हाँ। अब इसका क्या उपाय है, इस कॉल्स को रोकने का क्या उपाय है? देखो, इसके 2 तरीके हैं, मैं बता देता हूं। एक तरीका है बहुत सिंपल, आप कॉल्स मत उठाओ, बात ही मत करो। क्योंकि देखो, कॉल्स उठाओगे, कितने कॉल उठा लोगे? 1 कॉल उठा लोगे, 2 कॉल उठा लोगे, 10 कॉल उठा लोगे, 100-200 कॉल नहीं उठा पाओगे, सीधी सी बात है। तो आप उसको क्या करो, आप कॉल उठाओ ही मत, ठीक है। आप उसको ब्लॉक अननोन कॉल्स जो होते हैं उसको कर दो, क्योंकि वो आपको सिंपली मेंटली टॉर्चर करने के लिए कॉल करा जा रहा है, आपको मेंटली टॉर्चर नहीं होना है। क्योंकि यहां पर देखो, सब मैं बता देता हूं, जब लोन डिफॉल्ट होता है ये सब माइंड का खेल है। आपको फिजिकली वो कुछ नहीं कर सकते, आपको माइंड में टॉर्चर करने की ट्राई करी जाती है, मेंटली टॉर्चर करने की ट्राई करी जाती है, तो आपको वही नहीं होना है, ठीक है। दूसरी चीज आप ये कर सकते हो कि आप हमारी कॉल फॉरवर्डिंग की सर्विस है वो ले सकते हो अगर चाहो तो। क्योंकि कई भाई लोग बोलते हैं, क्योंकि इसमें खतरा रहता है, अगर आप कॉल पूरी तरीके से बंद कर देते हो तो होम विजिट जो है, जो घर पे आते हैं, वो ज्यादा होने लगती है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, आप ये कर सकते हो कि कॉल फॉरवर्डिंग की सर्विस भी ले सकते हो। अब ये सर्विस क्या है, आपके जितने भी कॉल्स होंगे, 1 कॉल हो, 100 कॉल हो, 1000 कॉल हो, हमारी टीम आपके बिहाफ पे कॉल उठाएगी और आपके बिहाफ पे बात करेगी। और आप वहां से कॉल कट करो, हमारे पास कॉल आ जाएंगे, हम आपके बिहाफ पे बात करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
आपको ये सर्विस कैसे लेनी है, यहाँ पर नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। नॉर्मल कॉल करोगे कोई जवाब नहीं आएगा, व्हाट्सएप पर कॉल करोगे तो भी कोई जवाब नहीं आएगा। आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें, उसके बाद हम आपको भेजेंगे, आप हमारी सर्विस वहां से ले सकते हो, ठीक है। जितने भी नए डिफॉल्टर हैं उनको जो जो ज्यादा कॉल्स आते हैं उनके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन है, ठीक है। दूसरी चीज, दूसरा इनका जो ब्रह्मास्त्र रहता है वो रहता है होम विजिट। होम विजिट पे कस्टमर को 100% डराने की ट्राई करी जाती है। आजकल जितने भी बैंक है, एनबीएफसी हैं, उन्होंने इंसान नहीं गुंडे पाल रखे हैं होम विजिट के नाम पे। अब इन गुंडों से आपको निपटना कैसे है, पहले मैं निपटने का तरीका बताऊंगा और फिर मैं खत्म करने का तरीका भी बता दूंगा। जी हाँ, निपट तो लोगे, एक दिन निपट लोगे, 2 दिन निपट लोगे, 10 बार तो नहीं निपट पाओगे ना, तो इसलिए खत्म करने का तरीका भी बता देता हूं। मान लेते हैं आप घर पे हैं, आपके घर पे होम विजिट होती है, तो सबसे पहले तो अगर कोई होम विजिट करने आ रहा है तो वो आपको बता के आए। अगर आपको बिना बताए आ रहा है तो पहली बात तो वो पहले ही नियमों का उल्लंघन कर रहा है। वो कब कब आ सकता है, वो मंडे से सैटरडे तक आ सकता है, किसी भी नेशनल हॉलीडे वो नहीं आ सकता है, किसी भी छुट्टी वाले दिन वो नहीं आ सकता है, और संडे को तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता है। कई बार ये लोग कहते हैं ना कि संडे को तो सर आप छुट्टी है ना आपकी तभी हम आए, ऐसा नहीं हो सकता। संडे को कोई भी रिकवरी एजेंट आपके घर पे, आपके ऑफिस पे कहीं पर भी नहीं आ सकता है। या अब अगर मान लो रिकवरी एजेंट आ गया, आज मंडे का दिन है या फिर जो मान लेते हैं कोई भी दिन है, उस दिन आ गया, छुट्टी नहीं थी, नॉर्मल डेज है, उस दिन आ गया, तो आपसे आके बात कर रहा है कि भाई साहब पेमेंट बताइए क्या। तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि सब पेमेंट की बात तो बाद में होगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको उसका आईडी कार्ड, उसका ऑथराइजेशन लेटर और उसका डीआरए का सर्टिफिकेट चेक करना है। जी हाँ, ये तीनों चीजें होम विजिट के लिए मैंडेटरी है, इसके बिना कभी भी होम विजिट नहीं हो सकती है। अगर इन तीनों में से एक भी डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो आप उस रिकवरी एजेंट को लात मार के अपने घर से निकाल सकते हो, क्योंकि वो आपसे बात करने के लिए ऑथराइज नहीं है। कई बार क्या करते हैं, आईडी कार्ड तो देखो 90% रिकवरी एजेंट्स के पास होती है, तो आईडी कार्ड तो वो दिखा देगा कि भाई साहब ये रहा मेरा आईडी कार्ड। तो अब मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ, आईडी कार्ड के बाद ऑथराइजेशन लेटर और डीआरए का लाइसेंस होना जरूरी है। मैं बता देता हूँ क्यों। डीआरए का लाइसेंस क्यों होता है, डीआरए का सर्टिफिकेट क्यों होता है, हर एक रिकवरी एजेंट को कम से कम नहीं 200 घंटों की ट्रेनिंग दी जाती है कि एजेंसी पे वहां जाके बात कैसे करनी है, क्या करना है क्या नहीं। अगर वो डीआरए सर्टिफाइड नहीं है तो वो रिकवरी नहीं कर सकता है। या अगर वो डीआरए सर्टिफाइड नहीं है तो वो रिकवरी कर ही नहीं सकता है। अब ऐसा बंदा जो रिकवरी कर ही नहीं सकता उसको रिकवरी भी भेजना एक मंदबुद्धि चीज है, तो ये आप उस एक्सेप्ट मत करो, सीधी सी बात है। आ रहा है, मान लेते आ जाता है, पेमेंट मेरे को चाहिए ही चाहिए ऐसा बोलता है कि आईडी कार्ड दिखा दिया, या फिर आईडी कार्ड भी नहीं दिखा रहा है और बोल रहा है मैं सर्टिफिकेट वगैरह कुछ नहीं लाया हूं, मेरे को पेमेंट करिए। आपको कुछ नहीं करना, अपनी जेब से अपना फोन निकालिए, वीडियो कैमरा ऑन करिए, उससे उसका आईडी कार्ड, ऑथराइजेशन लेटर, डीआरए का सर्टिफिकेट मांगिए। दिखाता है तो ठीक है। इन तीनों में से पहली बात तो सारी चीजें होंगी नहीं। आज तक मैंने किसी भी रिकवरी एजेंट के पास ये तीनों चीजें नहीं देखी हैं, किसी भी रिकवरी एजेंट के पास एक ना एक चीज मिसिंग होगी। आप उस पर सीधे कहिए कि भाई साहब ये लेके आओ तब मेरे पे आके बात करो, वरना बात करने की कोई भी जरूरत नहीं। इस केस को डाल दो आरटीपी। आरटीपी क्या होता है, रिफ्यूज टू पे। अब ये बोलना क्यों जरूरी है मैं बता देता हूँ। पहले तो अगर आप आरटीपी नहीं बोलते तो आप बोलते हो कि मैं बाद में करूंगा, तो वो ये कर सकता है कि वो बाद में कल की डेट डाल दे या परसों की डेट डाल दे। अगर आप आरटीपी बोल दोगे तो उसका मतलब हो जाता है कि वो कस्टमर पेमेंट ही नहीं कर पाएगा। जब पेमेंट ही नहीं कर पाएगा तो कोई बात नहीं, फिर वो तो आएगा ही नहीं दोबारा, है नहीं। अगर मान लो वो तब भी नहीं जाता है, वो वहां पर तब भी परेशान करता है, तो कुछ मत करो, अपना वीडियो कैमरा बंद करो, फिर आपके हाथ में है, आप उसे धक्के मार के निकालो, लात मार के निकालो, जो करना चाहो करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर उसके पास आईडी कार्ड नहीं है, ऑथराइजेशन लेटर नहीं है और वो आपसे बदतमीजी कर रहा है आपके घर पे आके, तो वो ऑथराइज नहीं है आपके घर पे आने के लिए। अगर मान लो आप अकेले हो, वो 2-4 लोग आए हैं, तो आप कुछ मत करो, 112 नंबर डायल कर दो, पीसीआर आएगी, उन्हें उठा के ले जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक फॉर्मल कंप्लेंट जाके राइट कर दो वहां पर जाके स्टेशन पे। आजकल क्या होता है इंडिया में, ज्यादातर लोग हैं जो कि विक्टिम है, जैसे आप विक्टिम हो गए, अगर कोई रिकवरी वाला आपको परेशान करेगा तो वो कंप्लेंट करने से डरते हैं। कंप्लेंट करने से कभी मत डरो मेरे भाई, आप कंप्लेंट करोगे तभी ये चीजें रुकेंगी। चलो, अब मैंने ये बता दिया कि क्या क्या करना होता है, कैसे हैंडल करना होता है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ रोकना कैसे, 100% रोकना कैसे है। तो मान लेते हैं आपके घर पे विजिट हुई या नॉर्मली बात करके गया, अब आप चाहते तो हो नहीं कि डेली आया कोई, है नहीं। तो अब आपको कंप्लेंट्स करना स्टार्ट करना है। कैसे करना है, आपको बकायदा बैंक को एक लेटर वो लिखना है, मेल, ठीक है। आपको उनके पीएनओ को एक मेल लिखना है। आपको ट्विटर पे कंप्लेंट करनी है। आपको कम से कम नहीं, हफ्ते में 2 बार ये करना है। आप ये करोगे तो क्या होगा कि रिकवरी एजेंट्स के पास थोड़ा सा वो धीमा पड़ेगा। क्यों पड़ेगा,
क्योंकि रिकवरी एजेंट को अपनी नौकरी ज्यादा प्यारी है, आपका लोन नहीं। आप नहीं भी पे करोगे, कोई और कर देगा, तो उसकी नौकरी तो बची रहेगी कम से कम। अब तुम कंप्लेंट ही करते रहोगे तो उसकी नौकरी जा सकती है, क्योंकि ये हायर एंड फायर बेसिस पे होता है। आज इनको नौकरी पर रखा गया, कल ये नौकरी से निकल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, समझ रहे हो, ऐसी चीज हो गई। और दूसरी चीज, अगर आपको 100% विजिट रोकनी है तो एक बार कंप्लेंट करने के बाद आपको 1 महीने के बाद आरबीआई के ओम्बुड्समैन में कंप्लेंट करनी है। वहां पर आपने एक बार कंप्लेंट कर दी तो उसके बाद कभी भी आपके घर पे होम विजिट नहीं होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि एक बार जब वहां से कंप्लेंट एजेंसी के पास जाती है तो वो एजेंसी पे ताला भी लग सकता है अगर 3 से ज्यादा कंप्लेंट होती है तो इसीलिए आप लोगों को इस तरीके से फॉलो करना है। अब इसके बाद तीसरा स्टेप क्या कर सकते हैं? तीसरा स्टेप जो आता है वो आता है लीगल नोटिस। लीगल नोटिस सबसे ज्यादा डरावनी चीज, लोगों को डराया जाता है लीगल नोटिस पहले महीने से ही। कई लोगों ने ये गलतफहमी बैठा रखी है कि लीगल नोटिस जो है वो 3 महीने के बाद ही आ सकता है। ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। केस जो है ईसीएस या फिर चेक बाउंस का जो केस है वो 3 महीने के बाद ही करा जा सकता है, लेकिन जो अपना क्या कहते हैं लीगल नोटिस है वो पहले महीने से ही भेजा जा सकता है आपको। अब फिर चाहे वो डिमांड नोटिस हो, आर्बिट्रेशन का नोटिस हो, सेक्शन 25 का नोटिस हो, अगर आपको ऐसा कोई नोटिस आ रहा है तो आप में से कुछ ही नोटिस का रिप्लाई लिखवाना होता है। जैसे आर्बिट्रेशन हो गया, सेक्शन 25 हो गया, फिर चेक बाउंस का हो गया, इन नोटिस का आपको रिप्लाई लिखवाना है। अब ऐसे रिप्लाई लिखवाना जरूरी क्यों है? क्योंकि आर्बिट्रेशन का तो आप सबको पता होगा, और सेक्शन 25 और चेक बाउंस का रिप्लाई भी जरूर देना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये रिप्लाई दे देते हो तो कई बार देखा गया है कि बैंक आपके ऊपर केस नहीं करता है। जी हाँ, बैंक जो केस की वो होती है, क्योंकि ज्यादातर केस इसलिए करा जाता है क्योंकि ताकि बैंक आपको परेशान कर सके, सॉरी बैंक परेशान नहीं, ताकि कस्टमर अपना जो तोड़ के रखता है, बातचीत नहीं करता है, फिर वैसे ही उसमें केस करा जाता है, ठीक है, ताकि कस्टमर आए कोर्ट में बात करे, पैसे दे, ऐसे करके। अगर आप लिखित में वो जवाब दे दोगे तो वो ज्यादातर केस नहीं करते। ऐसे काफी सारे हमारे क्लाइंटों के साथ हुआ है जिनको ऐसे नोटिस आए थे लेकिन उनके ऊपर केस नहीं हुआ, ताकि हमने नोटिस का रिप्लाई दे दिया था। आर्बिट्रेशन अगर आपको आता है, आजकल क्या हुआ है कि नोटिस देखना भी जरूरी है। नोटिस देख लो पहले वो रियल है कि नहीं है, ठीक है, वो उसका जवाब देना है कि नहीं देना। कई लोगों को क्या होता है आजकल, रिकॉल नोटिस के अंदर आर्बिट्रेशन का नोटिस भेज देते हैं, डिमांड नोटिस के अंदर आर्बिट्रेशन का नोटिस भेज देते हैं, ऐसा करा जाता है, समझ रहे हो। तो इसका देखना जरूरी है कि किस नोटिस का जवाब देना, किसका नहीं देना। आप एक काम कर सकते हो, हमसे पूछ सकते हो, यहाँ पर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर हमें मैसेज करके हमें नोटिस भेज दो, हम चेक करके बता देंगे रियल है कि नहीं है, क्या जवाब लिखना है कि नहीं लिखना। लिखवाना होगा तो हम लिखवा के देंगे आपको। फिर चाहे कोई भी नोटिस हो, आर्बिट्रेशन का नोटिस हो, सेक्शन 25 का हो, चेक बाउंस का हो, डिमांड नोटिस हो, या अपना सरफेस एक्ट 13(2), 13(4) का नोटिस हो, ऐसा कोई भी नोटिस हो, तो यहाँ पर आप हमारा नंबर आ रहा है, हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो, हमें फोटो भेज दो, हम रिप्लाई लिखवा के दे देंगे आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब चौथा स्टेप क्या है? चौथा स्टेप देखो, ये एक ही चीज कर सकते हैं। अगर आपका पर्सनल लोन है, ठीक है, क्रेडिट कार्ड में अगर आपने ईसीएस नहीं लगा रखा तो उसमें तो कुछ नहीं कर सकते आपके साथ इसके बाद, ठीक है। लेकिन अगर मान लो क्रेडिट कार्ड में ईसीएस लगा रखा है या फिर आपके लोन में ईसीएस है, तो आपके ऊपर ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं, ईसीएस बाउंस मतलब चेक बाउंस का या तो केस कर सकते हैं या फिर सेक्शन 25 का केस कर सकते हैं। इन दोनों में से एक केस कर सकते हैं। ये भी बेलेबल ऑफेंस है, सेम डे बेल हो जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, आपको जेल जाने की बिल्कुल, आपको जेल जाना नहीं पड़ेगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि लोग डराते हैं ना बहुत ज्यादा कि 7 साल की जेल हो जाएगी, 2 साल की जेल हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आपको कहीं नहीं जाने पड़ेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली जैसे ये होता है वैसे आपको तुरंत बेल लेनी है, तुरंत रूप से, उसके बाद आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद बैंक क्या कर सकता है? इसके बाद बैंक कुछ नहीं कर सकता, बैंक को सेटलमेंट करना पड़ेगा। आपका लोन एनपी होगा, राइट ऑफ होगा, उसके बाद आपका लोन आराम से 10 से 20% के बीच में सेटल हो जाएगा। अगर आप अपना लोन सेटलमेंट करवाना चाहते हो, हमसे नोटिस का रिप्लाई लिखवाना चाहते हो, सेटलमेंट लेटर बनवाना चाहते हो, मॉडिटोरियम लेटर बनवाना चाहते हो, प्रायर नोटिस बनवाना चाहते हो, ऐसा कुछ भी करवाना चाहते हो, होम विजिट रुकवाना चाहते हो, कॉल फॉरवर्डिंग की सर्विस लेना चाहते हो, ऐसा कुछ भी करवाना चाहते हो, यहाँ पर नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, ठीक है। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो आपके साथ हुआ है ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है, हमने बहुत सारे लोगों की पहले भी मदद करी है और मदद करते रहेंगे, ठीक है। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं। मैं आपका भाई हूँ, आपका दोस्त हूँ, आपका बेटा हूँ, जो समझना समझो। मैं एक स्ट्रेंजर हूँ, समझ लो, कोई बात नहीं, अपना रिश्तेदार, अपना दोस्त मत समझो, मैं एक स्ट्रेंजर हूँ। मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। ये हर्ष कुमार यहाँ पर बैठा हुआ है आप सभी की मदद करने के लिए, आप सभी की बातें सुनने के लिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लो, यहाँ पर नंबर आ रहा है, मुझसे मैसेज व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।